दुनिया में चीन और अमेरिका के बीच की टकराव सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। यह एक आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभुत्व की दौड़ बन चुकी है। आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां दोनों सुपर पावर्स अपनी इकोनॉमी को एक दूसरे से अलग करने यानी डिकॉपलिंग की कोशिश कर रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब चीन, जो कभी अमेरिका पर अपनी जरूरत के लिए निर्भर था, अब अपनी नई रणनीतियों के साथ एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। 1950 और 60 के दौरान अमेरिका ने अपने कृषि उत्पादों और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के जरिए दुनिया की इकोनॉमी को लीड किया। उस समय चीन एक विकासशील देश था, लेकिन आज वह ब्राजील, अर्जेंटीना और अफ्रीका जैसे देशों के साथ मजबूत व्यापार साझेदारियां बनाकर एक नए वैश्विक सप्लाई चेन को खड़ा कर रहा है। यह टकराव सिर्फ व्यापार और इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। यह उस भविष्य की लड़ाई है जो तय करेगा कि अगला वैश्विक सुपर पावर कौन बनेगा। पूरी दुनिया की नजर इस बदलते हुए आर्थिक डायनेमिक्स पर है और इसका असर हर एक देश की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। चीन अपनी सबसे बड़ी जरूरत, खाने को वेस्टर्न देशों से हटाकर अपने सहयोगी देशों से पूरा करने की तैयारी में है। आपको पता होगा, 1.4 अरब लोगों का पेट भरना आसान काम नहीं है। अगर कल को G7 यानी वेस्टर्न पावर चीन की फूड सप्लाई रोक दें तो वहां भारी क्राइसिस आ सकता है। यही वजह है कि चीन अब ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया और केन्या जैसे देशों से खाना इंपोर्ट कर रहा है। चीन हर साल खाने के इंपोर्ट पर करीब 140 अरब डॉलर खर्च करता है। पहले यह पैसा अमेरिका और यूरोप के किसानों के पास जाता था। अब वो पैसा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों में जा रहा है। इसका असर यह होगा कि वेस्टर्न देशों के किसान, खासकर अमेरिका और यूरोप के, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनकी फसलें बिक नहीं पाएंगी और कई किसानों को अपनी खेती छोड़नी पड़ सकती है। चीन ने बड़ी मात्रा में फूड स्टॉक करना शुरू कर दिया है। 200 मिलियन टन मक्का मेज, 150 मिलियन टन गेहूं, 150 मिलियन टन चावल और ढेर सारी सोयाबीन वो पहले ही जमा कर चुका है। लोग इसे युद्ध की तैयारी कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उनके फूड सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि चीन की मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक करीब 80 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आकर मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे। इससे वहां मीट और ग्रेन्स जैसे खाने की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जो चीन अकेले नहीं संभाल सकता। हाल ही में अमेरिका ने चीन की 37 कंपनियों पर बैन लगा दिया है और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी। अमेरिका का आरोप है कि ये चीनी कंपनियां अपने कामकाजी कर्मचारियों से अत्याचार कर रही हैं और उन्हें बिना उनके इच्छा शक्ति के काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ाने का काम कर रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि जबरन मजदूरी और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चीन की प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है। अगर चीन ने अमेरिकी सामान की खरीदारी रोक दी तो इससे अमेरिका के किसानों और अन्य व्यापारियों को भारी नुकसान हो सकता है। चीन, जो एक बड़ा खाद्य उत्पादक और उपभोक्ता बाजार है, अमेरिकी खाद्य उत्पादों का एक प्रमुख ग्राहक है। यदि चीन ने खरीदारी बंद कर दी तो यह अमेरिकी कृषि उद्योग के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। यह सिर्फ व्यापारिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका का खाद्य निर्यात उद्योग एक विशाल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में करीब 1,80,000 लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। ये लोग कृषि उत्पादों की पैदावार, प्रोसेसिंग, पैकिंग और वितरण से लेकर लॉजिस्टिक्स तक के कामों में शामिल होते हैं। अगर चीन की तरफ से आयात में कमी आती है तो ये 1,80,000 नौकरियां सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। इसके अलावा अमेरिका में कृषि उत्पादों की बिक्री से जुड़ी छोटी और बड़ी कंपनियों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे पूरे व्यापारिक तंत्र में अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा। इस तनाव का असर सिर्फ व्यापारिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका के छोटे शहरों और गांवों के किसान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, जो चीनी बाजार पर निर्भर हैं। यदि निर्यात की गति धीमी हो जाती है तो अमेरिका में किसानों को अपनी फसलें बचाने के लिए
कम दामों पर बेचना पड़ सकता है, जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यदि चीन ने खरीदारी रोक दी तो अमेरिकी सरकार को इसे एक चुनौती के रूप में देखना पड़ेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खोजे जाएं और किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नीति बदलाव किए जाएं। यह एक जटिल स्थिति है, क्योंकि इसके परिणाम केवल व्यापारिक नहीं होंगे, बल्कि इससे अमेरिकी समाज की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। यानी यह बैन सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच के रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यापार व्यवस्था को भी प्रभावित करता है जो इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर निर्भर है। दुनिया अब एक नए वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसे मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब कोई एक अकेला देश या सुपर पावर पूरी दुनिया पर हावी नहीं रहेगा। इसके बजाय दुनिया के विभिन्न हिस्से अलग अलग ताकतों के रूप में उभरेंगे और एक नए प्रकार की शक्ति संतुलन की दिशा में बढ़ेंगे। इस बदलाव का मुख्य कारण यह है कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अब अधिक विविधता आ गई है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे यूरोपीय देश अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी रणनीतियों के जरिए अपने प्रभाव को वैश्विक स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, जो अब तक वैश्विक मामलों में सबसे बड़ी शक्ति रहा है, अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबावों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और इसके लिए वह ब्रिक्स देशों पर अधिक निर्भर हो रहा है। ब्रिक्स देशों का समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, इन देशों के बीच आपसी सहयोग और समझौते बढ़ रहे हैं ताकि ये देश अमेरिका और पश्चिमी देशों से बाहर अपनी आवाज उठा सकें और एक नई वैश्विक शक्ति संरचना तैयार कर सकें। चीन ने ब्रिक्स के देशों के साथ अपने व्यापारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को और भी मजबूत किया है। इसके अलावा चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं के जरिए इन देशों में निवेश बढ़ाया है और इन देशों के साथ मिलकर नए व्यापारिक रास्ते खोलने की कोशिश की है। यह चीन के लिए एक लंबी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के लिए यह नया वैश्विक संतुलन अवसरों का खजाना लेकर आता है। भारत, जो खुद को एक उभरती हुई महाशक्ति मानता है, इस बदलाव को अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने के रूप में देखता है। भारत ने हमेशा से अपनी स्वतंत्र कूटनीतिक नीति को प्राथमिकता दी है और अब उसे यह मौका मिल रहा है कि वह विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा कर सके। भारत ने अपनी विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत को अपनाया है और यह दृष्टिकोण उसे अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसर देता है। भारत ने भी अपने पड़ोसी देशों और वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रिय उपस्थिति को महसूस कराया है। इन घटनाक्रमों से साफ है कि दुनिया में शक्ति के केंद्र अब एक जगह नहीं रहेंगे। एक ओर जहां अमेरिका अपने पुराने मित्रों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन अपने गठबंधन को मजबूती दे रहा है और अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। यह बदलाव एक नई मल्टीपोलर दुनिया के निर्माण की ओर इशारा करता है, जहां कई देशों का अपना प्रभाव होगा और किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये एक ग्लोबल डोमिनेंस यानी वर्चस्व की लड़ाई है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका के फार्म्स हों या ब्राजील के पोर्ट्स। तो अगले कुछ सालों में दुनिया कैसे बदलेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।